आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio. आज रविवार युगा 5125 कलयुग विक्रम संवत 2080 आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी 9 जुलाई 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को राजेश पांडे का सप्रेम नमस्कार। अब आप इस सप्ताह के समाचार सुनिए। मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। कर्नाटक में लागू नहीं होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मंत्री बरंगप्पा बोले हम अपनी अलग पॉलिसी बनाएंगे। आयातित कोयले वाले बिजली संयंत्र की होगी सख्त निगरानी, भारत सरकार का रिन्यूएबल ऊर्जा पर जोर। मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिफेंस डील समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। अमेरिका के समक्ष उठेगा खालिस्तान का मुद्दा, भारत में कई बैठकों में शामिल होंगे यूएस डिप्लोमेट उजराजिया। तेलंगाना परिवार के जाल में फंसा वारंगल के पीएम मोदी का केसीआर पर हमला। अब सुनिए समाचार विस्तार से। कर्नाटक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को नहीं लागू किया जाएगा, बल्कि इसके जगह पर राज्य शिक्षा नीति एससीपी को लागू करने का फैसला किया गया। कर्नाटक के प्राथमिक शिक्षा मंत्री मधु वरंका ने शनिवार को बेंगलोर में एक मॉडल सरकारी प्राइमरी स्कूल के दौरे करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि पेशेवर टीम के सुझाव पर हम कर्नाटक में राज्य शिक्षा नीति को लागू करने की योजना बना रहे हैं। वहीं कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंग रेड्डी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक तरफा बताते हुए इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छा नहीं है और ये एक तरफा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं। हम राज्य में अपनी नीति लागू करेंगे। साल 2021 में देश ने एक बड़ी बिजली समस्या का सामना किया था। इसकी प्रमुख वजह थी आयातित कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों में कम उत्पादन होना था। कम उत्पादन के लिए विदेशी बाजारों में कोयला महंगा होने की बात कही थी। यह समस्या आगे भी पैदा हो सकती है। इस बारे में पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पीटीसी के सीएमडी राजीव कुमार मिश्रा का कहना है कि किसी न किसी स्तर पर आयोजित कोयले पर आधारित ताप बिजली संयंत्र के 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस संयंत्रों की क्षमता ठीक ठाक है और जब भी देश में इतनी बड़ी मात्रा में बिजली आपूर्ति बाधित होगी तो इसका असर पूरे बिजली सेक्टर पर होगा। उनका कहना है कि अगले कुछ वर्षों में देश में 30 से 35 हजार मेगावाट क्षमता के नए ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने की जरूरत है। यहाँ सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये यंत्र आधुनिक तकनीकी पर आधारित है ताकि पर्यावरण में कम से कम नुकसान हो। ताप बिजली संयंत्रों की जरूरत वह इसलिए भी बताते हैं कि सौर ऊर्जा प्लांट एक निर्धारित अवधि सुबह 9 बजे शाम 4 बजे तक ही पूरी तरह से काम करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की स्थिर बिजली क्षमता अभी 4.17 लाख मेगावाट है, जिसमें 2.05 लाख मेगावाट क्षमता कोयला आधारित बिजली संयंत्र की है, जबकि 1.80 लाख मेगावाट क्षमता रिन्यूएबल हाइड्रो, सौर, पवन, बायोगैस आदि सेक्टर की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय रक्षा और रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए आगामी 10 जुलाई अर्थात सोमवार से मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मलेशियाई समक्ष दातो सैरी मोहम्मद हसन के साथ व्यापक बातचीत के अतिरिक्त प्रधानमंत्री दातो सरेद अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मलेशियाई समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोगी की समीक्षा करेंगे। दोनों मंत्री साझेदार और मजबूत बनाने के लिए अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों ओर से आपसी हित और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार का आदान प्रदान होगा। मलेशिया भारत के स्वदेशी तौर पर विकसित तेजस विमान
खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। तेजस विमान इक्ल इंजन वाला बहुलक लड़ाकू विमान है और उच्च खतरे वाले वायु वातावरण में काम करने में सक्षम है। अमेरिका के समक्ष भारत एक बार फिर खालिस्तान समर्थकों संगठनों की गतिविधियों का मुद्दा उठाएगा। अमेरिका की नागरिक सुरक्षा, मानवाधिकार व लोकतंत्र मामले में सचिव उजरा जिया भारत के दौरे पर रविवार को पहुंच रही हैं। उनकी दिल्ली में कई उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। इन बैठकों में अमेरिका की तरफ से मानवाधिकार का मुद्दा उठाए जाने की संभावना है, लेकिन भारत की तरफ से तैयार इस बात की है कि खालिस्तान संगठन जिस तरह से अमेरिका में खुलेआम रहते हुए भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे जोरदार तरीके से उठाया जाए। हाल ही में अमेरिका में इस संगठनों की तरफ से वॉशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। भारत इस पर पहले ही अपना रोष प्रकट कर चुका है। प्रधानमंत्री ने तेलगांव में 6100 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना की काजीपेट में रेलवे वैगन निर्माण इकाई की आधारशिला रखना भी शामिल है, जिसे 500 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इस उच्च स्तरीय निर्माण सुविधा से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने और आसपास के क्षेत्रों में सहायक इकाइयों का विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 60,310 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 82 रुपये 60 पैसे और ऑस्ट्रेलियन 55 रुपये 25 पैसे। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का यह कहीं समाप्त होता है। हाँ जी शर्मिला जी। हेलो शर्मिला जी फोन पर हैं। हेलो शर्मिला। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, तो अभी इनसे बाद में बात कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये आपकी शुभ सुबह है। शुभ सुबह है। हाँ। तो चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो कार्यक्रम 98.5 FM। आज आप स्टूडियो में शर्मिला जी और शैला जी और मैं राजेश पांडे। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इसके पहले सुनते हैं आज का विचार। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, मेरे कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और सभी संबंधी मतलबी हैं, कोई भी सही नहीं, क्या करूं? गुरु थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें हजारों शीशे लगे थे। एक छोटी लड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा 1000 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और जैसे ही वो अपने हाथों से ताली बजाती थी, सभी बच्चे उसके साथ ताली बजाते थे। वो नाचती तो शीशे में सभी बच्चे नाचते। उसने सोचा, यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और यहाँ बार बार आना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसी जगह पर एक उदास आदमी कहीं से आया। उसने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे चेहरे देखे। वह बहुत दुखी हुआ। उसने हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाना चाहा। तो उसने देखा कि हजारों हाथ उसको धक्का मार रहे हैं। हाँ। उसने कहा, यह दुनिया सबसे खराब जगह है दुनिया में, यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। और उसने वो जगह छोड़ दिया। तो जी हाँ दोस्तों, इसी तरह यह दुनिया एक कमरा है जिसमें हजारों शीशे लगे हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है वही प्रकृति हमें लौटा देती है। अपने मन और अपने दिल को साफ रखें, तब यह दुनिया आपको स्वर्ग की तरह लगेगी। बहुत अच्छा विचार है कि जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसा आपका हृदय है वैसा ही आप चारों ओर प्रकाशित करेंगे। तो चलिए सुनते हैं अच्छा सा भजन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा
राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जेहि के जेहि पद सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। दर्पण हिंदी रेडियो 98.5 एफएम पर मैं आज आपका थोड़ा देर से स्वागत कर रही हूँ जी हाँ दोस्तों, कुछ हल्की सी तकनीकी खराबी आ गई थी। क्योंकि हल्की सी तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन मेरी आवाज में कोई खराबी नहीं है। सुनने वालों, आप सुन रहे हैं मुझे? राजेश जी, आप सुन रहे हैं? जी हाँ सुन रहा बढ़िया। तो दर्पण हिंदी रेडियो 98.5 एफएम के सभी बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे सुनने वालों, ठंड हो रही है ना बहुत, बैठे ना चाय का कप लेके। तो आज के प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ आपको कि हमारी प्यारी शैलजा जी आई हैं संजय अग्निहोत्री जी को लेके, जो उभरते हुए उपन्यासकार हैं और अपने साहित्य के बारे में और एनआरआई प्रवासी, हम लोग प्रवासी करते रहते हैं, तो उनके अनुभव और उनके साहित्य की डायरेक्शन, दिशा के बारे में बताएंगे। उसके बाद राजेश जी तो हमेशा हंसाते ही रहते हैं, वो कुछ मजेदार चुटकुले सुनाएंगे बीच बीच में। और आज के हमारे गायक स्टार हैं मुकेश के एक से एक बढ़िया गाने सुनाएंगे और उनके बारे में बातें करेंगे, उन्हें याद करेंगे। अब से हमने नया एक निर्णय लिया है कि हम हिंदी सीखेंगे मजे से। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको सुनाएंगे हिंदी मजे से कैसे सीखना है। आप भी सुनिए, अपने बच्चों को, पोतों को, सभी को सिखाइए। फिर मैं कुछ दिलचस्प बातें करूंगी, जैसे ही कनेक्शन मिलेगा वैसे ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। जी हाँ, चलिए चलिए, कनेक्शन मिलता रहे आपसे। यही दुआ है। एक मुकेश का गाना आवारा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ।
घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। तो शैलेश जी, गाना कैसा लगा आपको ये? आपने तो इतनी अच्छी शुरुआत की है आज के कार्यक्रम की। आवारा जो है वो जितने भी गाने बने हैं संसार भर में, उसमें से एक अनोखा गाना समझा जाता है कि इसको हर देश में गाया जाता है और सारे लोग। और इस गाने से, ये 52 में फिल्म आई थी आवारा, और इस गाने से राज कपूर उनकी पूरी टीम की किस्मत खुली थी। अरे वाह। ये आज तक ये गाना 70 साल के बाद भी इतना खूबसूरत गाना लगता है। अरे वाह। तो शर्मिला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? हाँ, यही जो शैलजा जी कह रही हैं कि रशिया से पॉपुलर हुआ, हाउसफुल पिक्चर जाती थी आवारा रशिया में, और उसके बाद मोरक्को में और फिजी में, जहाँ कहीं भी भारतीय संस्कृति है वहाँ ये गाना टॉप में है और वहाँ के लीडर्स तक गाते हैं उसको। और अब तो व्हाट्सएप ने उसको फिर से पॉपुलर कर दिया है, लेकिन है मस्त गाना है। क्या बोल हैं इसके, और मतलब फॉरएवर यंग गाना है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए अपने स्पॉन्सर के संदेश लगाते हैं। In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. तो जी हाँ दोस्तों, अब मुकेश के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। अभी बड़ा अच्छा भेजा है हमारे संजीव जी ने हमारे पास, तो इसको हम आपको सुनाते हैं। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना जमाना, हाले दिल हमारा। आवाज में गजब दर्द, मिजाज में सरलता, जिस भी गाने को छुआ उसे अमर बना दिया। नाम मुकेश चंद माथुर, जिन्हें हम प्यार से सिर्फ मुकेश कह के पुकारते आ रहे हैं। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। इनका जन्म 22 जुलाई सन 1923 में हुआ। जगह लुधियाना। पिता जोरावर चंद माथुर और माँ चांदरानी। ये अपने माँ बाप के 10 बच्चों में से 6 नंबर पे आते थे। ये बात भी गौर करने लायक है कि इनकी बड़ी बहन सुंदर प्यारी के लिए एक म्यूजिक टीचर सिखाने आया करते थे, और तब नन्हे से मुकेश एक कोने में बैठकर सिर्फ सुना करते थे।
तभी शायद अंदाजा हो गया था कि इस बच्चे को कला से बहुत प्यार है और गायकी के लिए तो ये बना ही है, पर फिर भी ये किसी ने न सोचा था कि आगे जाकर ये बनेगा महान गायक मुकेश। देखिए देखिए यूं न शर्माइएगा, पास आके न तड़पाइएगा, पास आके न तड़पाइएगा, देखिए देखिए यूं न शर्माइएगा। मुकेश साहब ने 10वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद कुछ वक्त के लिए ही सही ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स में काम करने लगे। जब ये काम कर रहे थे तब ये अक्सर अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया करते थे और घर के आसपास रिश्तेदारी में अक्सर इनकी आवाज का जिक्र हुआ करता था। कैसे मुकेश जी मुंबई पहुंचे और बन गए एक गायक, ये किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा। बात दरअसल यूं रही कि मुकेश जी की बहन की शादी थी और जगह थी दिल्ली। मुकेश जी ने दरअसल अपनी जिंदगी का काफी वक्त दिल्ली में ही बिताया। उनकी बहन की शादी में बहुत से मेहमान आए और इनके एक दूर के रिश्तेदार मोतीलाल भी वहां पर मौजूद थे। वही मोतीलाल जिनके अभिनय का सभी लोहा मानते थे। मोतीलाल साहब के अभिनय ने फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। मोतीलाल साहब बड़े ही जबरदस्त अभिनेता थे और उनके सामने मुकेश जी को गाने के लिए कहा गया। जैसे ही मोतीलाल साहब ने मुकेश जी की आवाज सुनी तो फौरन मन बना लिया कि इस लड़के में कोई बात है और उनके मुंबई आने का प्रबंध कर गए। रुत अलबेली मस्त समा, साथ हंसी हर बात जमा, हवा का आंचल बड़ा है चंचल, धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम। मुंबई पहुंचकर पंडित जगन्नाथ प्रसाद से इन्होंने और भी शिक्षा ली। मोतीलाल साहब ने ही इन्हें पहला ब्रेक दिलवाया। अनिल विश्वास साहब का संगीत था। फिल्म का नाम पहली नजर और गाना दिल जलता है तो जलने दे। इस गाने से ही मुकेश जी ने साबित कर दिया कि इनमें दमखम है और इसमें भी कोई दौराय नहीं कि उस वक्त फिल्मों में आने वाला हर कलाकार कुंदन लाल सहगल बनना चाहता था। केएल सहगल का ऐसा बोलबाला था कि लोग घर से भागते थे ये सोचकर कि फिल्म इंडस्ट्री में जाकर वो भी केएल सहगल ही बनेंगे। और मुकेश जी भी केएल सहगल साहब के इतने बड़े फैन थे कि इनके शुरुआती दौर के गानों में खासा असर सहगल साहब का ही आता है। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि जब मुकेश जी का गाया पहला गाना दिल जलता है तो जलने दे सहगल साहब को सुनाया गया तो बड़े हैरान हुए और कहने लगे कमाल की बात है, मुझे याद नहीं आता मैंने ये गाना कब गाया था। तो बताया गया ये गाना एक नए लड़के मुकेश ने गाया है। बहारों ने जिसे छेड़ा है वो ताज़े जवानी है, जमाना सुन रहा है जिसको, जमाना सुन रहा है जिसको, मेरी कहानी है बहारों ने जिसे छेड़ा। मुकेश साहब बड़े ही मृदु स्वभाव के थे और बहुत ही सरलता से काम करते थे। अक्सर रिहर्सल्स में बड़ी मेहनत इन्हें करनी पड़ती थी। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। इनके निजी जीवन की तरफ हम रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनका विवाह हुआ सरल त्रिवेदी से। ये एक लव मैरिज थी। उस जमाने में लव मैरिज और वो भी इंटर कम्युनिटी मैरिज, ये तो किसी ने सुना ही नहीं था और सोचा भी नहीं था। दोनों के ही माँ बाप इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा घर से भागकर इन्हें शादी करनी पड़ी और कन्यादान भी महान अभिनेता मोतीलाल साहब ने ही किया। एक रात में दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो चांद खिले। उस जमाने में सभी अरेंज मैरिज के हिमायती थे। ये भी कहना था कुछ लोगों का कि ये शादी कभी चलेगी नहीं, पर मुकेश जी और सरल जी ने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। इस शादी से इन्हें 5 बच्चे हुए, बेटे बुनीश और नितिन, बेटियां नीता, नलिनी और नम्रता। बड़े बेटे नितिन मुकेश भी अपने पिता के नक्शे कदमों पे चल आगे जाकर प्रोफेशनल गायक बने और मुकेश जी के पोते नील नितिन मुकेश ने तो कमाल ही कर दिया। वो तो फिल्मों में बतौर हीरो भी बनकर आया। ये बात भी मुकेश जी के लिए मशहूर रही कि वो वक्त आया जब ये भी एक्टर बनना चाहते थे। वो जमाना भी था जब एक्टर्स के लिए गाना बहुत जरूरी था और जो अच्छे से गा सके उसी को बतौर एक्टर लिया जा सकता था। लिहाजा मुकेश जी, जो कि राज कपूर की आवाज बन चुके थे, दिलीप कुमार के लिए गाने गा चुके थे, उन्होंने भी फैसला किया कि मैं भी सिंगिंग स्टार बनकर ही सामने आऊंगा। फिल्म का नाम था निर्दोष, जहां से इन्होंने शुरुआत की।
मामला यहाँ तक बढ़ गया था कि मुकेश जी ने जो पैसा कमाया वो खुद फिल्मों में लगाया, पर वो फिल्में नाकामयाब साबित हुई और तब मुकेश जी को यह एहसास हुआ कि वो एक्टिंग के लिए नहीं, सिर्फ गायकी के लिए बने हैं। इस तरह से मुकेश जी की वापसी हुई। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। राज कपूर साहब के साथ इनकी गहरी दोस्ती थी और राज साहब ने ये बात एकदम साफ कह दी थी कि if I'm the body, मुकेश इज द सोल। मतलब यदि मैं शरीर हूँ तो मुकेश उसकी आत्मा। मुकेश की आवाज के बिना मैं एकदम अधूरा हूँ। जो होना था तो हो गया, बुरा हुआ या भला हुआ। मैंने दिल से कहा ये उल्फत है, दुश्वार है उल्फत की राहें। मैंने दिल से कहा झूठा जग है, झूठे जग की झूठी चाहें। मुकेश जी की आवाज सभी हीरोज को सूट करती थी, चाहे वो शशि कपूर रहे कि शम्मी कपूर, राज कपूर के दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना या फिर अमिताभ बच्चन। ये दुनिया है यहाँ दिल में समाना किसको आता है, ये दुनिया है यहाँ दिल में समाना किसको आता है। मिटाने वाले लाखों हैं, मिटाने वाले लाखों हैं, बनाना किसको आता है, ये दुनिया है। बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ इन्होंने काम किया, चाहे वो शंकर जयकिशन की जबरदस्त जोड़ी रही या फिर एस डी बर्मन और नौशाद साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या फिर कल्याण जी आनंद जी और खयाम साहब। गायकी की ऊंचाइयां छू रहे थे, पर तभी सन 1976 में एक अमेरिकन टूर आया जहां पर ये लता जी के साथ गए लाइव शोज करने के लिए। कोई नहीं जानता था वो इनका आखिरी टूर होगा और वैसा ही हुआ। हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनका बड़ा बेटा नितिन इनके साथ ही था। जब भी कभी मुकेश जी से पूछा जाता कि गायकी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो हमेशा कहते कि गायकी एक बहुत अच्छा शौक जरूर है, पर एक बहुत ही पीड़ादायक व्यवसाय। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए हैं। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में मुकेश जी जैसी आवाज न किसी की थी और ना ही होगी। इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मुकेश के बारे में आपको जानकारी दी गई। तो शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मुकेश के बारे में? मुकेश के बारे में ये कहूंगी कि आज शैलजा जी भी कुछ लाई हैं मुकेश के बारे में हमें सुनाने के लिए। और ये भी बताऊंगी कि हाँ, हर जनरेशन को मुकेश पसंद है, चाहे उन्होंने दिलीप कुमार के लिए गाया हो या आवारा बन के राज कपूर के लिए गाया हो या बाद में अमिताभ के लिए भी गाया था उन्होंने, राजेश खन्ना के लिए भी गाया था। वो सारे गाने हमें इतने पसंद है। आनंद का वो गाना, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, बहुत खूबसूरत गाना था ये तो, बहुत खूबसूरत। जनरेशन को भी याद है। तो यही इतनी सुंदर बातें आगे आपको शैलजा जी बताएंगे। पहले तो आप एक खूबसूरत सा गाना सुनाइए मुकेश जी का। चलिए गाना लगा देते हैं मुकेश जी का। एक अपने स्पॉन्सर के संदेश लगा दें।
home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो लीजिए शैला जी भी गाना लगाते हैं बढ़िया सा मुकेश का चांद सी महबूबा हो। सुनाइए आपको मैंने दूसरा कहा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। में है ना रस में है ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस में है ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है दोनों ना सीधे सादे हैं। दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो हाँ शैला जी आपको गाना कैसा लगा आपको? गाना तो बहुत ही खूबसूरत था। चांद सी और इसके महबूबा वर्डिंग सुनिए आप। वर्ड्स इनके उसी में तो कमाल है। कमाल है। शर्मिला जी? जी हाँ, हर कोई नौजवान जो किशोर कुमार की तरह तो नहीं गा सकता था लेकिन ये गाना तो जरूर गाता था वो अपनी महबूबा के लिए। चलिए एक स्पॉन्सर के संदेश लगा देते हैं। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices,
Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं राजेश पांडे हूं। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक चीन द्वारा लक्षित 8 विदेशी कार्यकर्ताओं में से एक है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक केविन यॉम को हांगकांग के अधिकारियों ने निशाना बनाया, जहां गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह न्यायिक स्वतंत्रता और शरण के क्षेत्र में असहमति पर कार्रवाई की उनकी आलोचना का अनुसरण करता है। श्री याम एक वकील जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया लौटने से पहले 20 साल तक हांगकांग में रहे उन 8 विदेशी कार्यकर्ताओं में से एक थे, जिन पर शहर की पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। गर्जिन ऑस्ट्रेलिया से बात करते हुए श्री यम ने कहा कि उन्हें लगता है उन्हें अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं का आभार है जो इस समय जेल में हैं। उन्हें चुप नहीं कराया जाना चाहिए। वारंट के निशाने पर आए 8 लोगों ने यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले लोकतंत्र समर्थन कार्यकर्ता भी शामिल हैं। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि सरकार वारंट से बहुत निराश है और उन्होंने अभियुक्त की स्वतंत्रता की रक्षा करने की कसम खाई है। रक्षा आत्मरक्षा जांच के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का समय बीतता जा रहा है। रक्षा बल के सदस्यों और उनके परिवार की सेवा करने वाले दिग्गजों के पास रॉयल कमीशन एंड डिफेंस एंड वेटरन्स साइट को प्रस्तुत करने के लिए 100 दिन हैं। समय सीमा नजदीक आने के साथ एक सहायता सेवा का कहना है कि लोगों के लिए अपनी कहानियां सुनाना अभी या कभी नहीं जैसा समय है। आयोग इस महीने के अंत में प्रस्तुतियां देने के लिए 13 अक्टूबर की समय सीमा से पहले एडिट एंड सार्वजनिक सुनवाई का 10वां दौर आयोजित करेगा। निःशुल्क कानूनी सेवा के लिए सभी राज्यों और क्षेत्रों से कॉल आए हैं, जिसमें NSW और क्वींसलैंड दोनों से 500 से अधिक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से 285, विक्टोरिया से 225, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से 183 और तस्मानिया से 102 कॉल शामिल हैं। उच्च संख्या में बावजूद श्री स्टैन ने कहा कि वह समझते हैं कि कुछ लोग अभी भी अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं। डिफेंस एंड वेटरन्स लीगल सर्विस ने कहा कि उसने पहले ही पूरे ऑस्ट्रेलिया में लगभग सहायता के लिए 2000 से अधिक कॉलें की हैं, लेकिन समय समाप्त होता जा रहा है। 1.5 लाख खाद्य वितरण सवारों को मुफ्त सुरक्षा गियर मिलेंगे। डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा में $17 मिलियन के निवेश के हिस्से के रूप में उबर इट्स 150,000 से अधिक डिलीवरी राइड्स को उच्च दृश्यता वाले सुरक्षा गियर प्रदान करेगा। सुरक्षात्मक उपकरण का प्रावधान 220 में 5 डिलीवरी सवारों की मौत के बाद उबर द्वारा सवार सुरक्षा में सुधार करने के प्रयास के रूप में आया है। प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले सवारों द्वारा बड़ी संख्या में चोटों की भी सूचना मिली है। सुरक्षा प्रदान पूरे इलाके भर सवारों को वितरित किए जाएंगे। उबर इट्स ऑस्ट्रेलिया के महाप्रबंधक बेक निस ने कहा कि कंपनी ने सुरक्षा उत्पादों पर व्यापक परामर्श किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उच्च गुणवत्ता वाले हैं और सभी प्रांशिक सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। किट में एक रेन जैकेट और फूड डिलीवरी बैग के अलावा दृष्टा में सहायता के लिए उत्पादनों की एक श्रृंखला शामिल होगी, जिसमें एक बनियान, फोन, माउंट बाइक, लाइट और रिफ्लेक्टिव पैनल शामिल होगा। सुरक्षा किट के अलावा उबर ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए हैं, जिसमें सवार हेलमेट का पता लगाना, बाइक सुरक्षा चेकलिस्ट और चलते समय सूचनाओं को अक्षम करने के लिए ऐप में बदलाव शामिल है। मैं राजेश पांडे हूं। अगली बार अधिक खबरों के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें, सुरक्षित रहें। यह समाचार आपके लिए राष्ट्रीय जाति और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाया गया है। तो जी हाँ शैला जी, श्रोताओं जैसा कि आपको बताया था शर्मिला जी ने कि आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं
संजय अग्निहोत्री जी, विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय जब एक हिंदी का उपन्यास प्रकाशित करते हैं तो ये हिंदी की प्रगतिशील परंपरा के मेल का एक विशिष्ट पत्थर है, जिसे पाठकों ही नहीं भारत सरकार की प्रेरणा की भी आवश्यकता है। संजय जी एक अकेला अंग्रेज की संजय जी ने लिखी, शायद श्रोताओं आपको पता होगा संजय जी का एक पहला जो उपन्यास था जिसके बारे में मुझे तीसरा उपन्यास था वो था अकेला अंग्रेज। तो मैंने इसको पढ़ा भी था और क्योंकि मुझे ये बहुत ही प्रभावशाली रचना लगी इसलिए मैंने इसकी समीक्षा भी लिखी थी संजय जी आपको। और इसमें प्रतिरोध की रचनात्मकता के संदर्भ में मुझे लगा कि ये उपन्यास पाठक में उत्सुकता बनाए रहता है। तो मुझे तो ये लगा, पहले मुझे लगा शायद ऐतिहासिक उपन्यास हो, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो प्रतिरोध की रचनात्मकता बहुत है। संजय जी ऑस्ट्रेलिया के एक महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं, मुझे तो ये लगता है कि विश्व पटल पर भी उनकी उभरने की उड़ान जो है वो अब ज़्यादा समय नहीं लेगी है कि विश्व पटल पर भी उनके लेखन का प्रभाव आप देख पाएंगे। आपका जो चौथा उपन्यास है वो है सरबतिया। मैंने अभी तक पढ़ा तो नहीं है संजय जी, लेकिन मैं उससे परिचित थोड़ी बहुत हो गई हूँ और मुझे लगता है कि एक ज्वलंत विषय को लेकर सत्य घटनाओं पर आधारित आपने जो उपन्यास लिखा है इसका महत्व न केवल पाठकगण के लिए है बल्कि भारत की न्यायपालिका पर एक विभत्स कलंक है कि हमारे देश में इतना हो रहा है और होता चला जा रहा है। तो इसी परिचय के साथ मैं संजय अग्निहोत्री जी का स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। संजय जी आपका हमारे श्रोताओं की ओर से, शर्मिला जी के, राजेश, मेरी ओर से आपका स्वागत है स्टूडियो में। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ हैं और आपकी लेखन प्रवृत्ति कहाँ से शुरू होती है? सभी श्रोताओं को, पांडे जी को और आपको हार्दिक आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं पहले भी आता रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी फैमिलियर सी जगह है। बिल्कुल। तो इसमें मैं वैसे रायबरेली का रहने वाला हूँ जी, और कॉन्स्टिट्यूएंसी के, पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, इंदिरा जी के और फिरोज गांधी जी के। तो वहाँ का हूँ। तो और लिखता मैं एक्चुअली बचपन से ही हूँ। अच्छा। लिखने की मुझे प्रवृत्ति रही है हमेशा से ही, और मैं पकड़ा भी गया घर में कि मैंने जो है, एक ज़माना था कि ये जो कादम्बरी किताब आती थी कादम्बरी में, उसमें एक वो नए लेखक को हर बार, हर नए कवि को या लेखक को पीछे इंट्रोड्यूस करते थे और उसमें जो है वो 5 कविताएं मांगते थे। तो मैं उसमें खुद भी 5वीं में ही पढ़ता था, शायद या 6वीं में पढ़ता रहूंगा। तो और उस वक्त मैंने जो है अपनी टेढ़ी मेढ़ी ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? या आपने कुछ सोचा, या आपने किसी ने आपको एडवाइस की, या फिर कोई गुरुजी थे? हाँ, असल में हुआ क्या कि मेरे घर में मेरी बुआ जी और मैं अकेला था, बच्चों में कोई था नहीं। मेरी बुआ, मेरे चाचा लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस समय, उनके वो उपन्यास, और हमारे घर में धार्मिक सप्ताह हिंदुस्तान आता था, बुआ जी लोग मंगाती थी। बिल्कुल। तो वो ये चित्रा जी और ये सूर्यबाला जी वगैरह का, मैं ये कहानियां उस जमाने में निकलती थी। बिल्कुल। और तमाम जो है कवियों का वो सब। तो मैं उस वक्त, मेरे पास खिलौने तो बचपन में इंडिया में उस जमाने में खिलौने तो दिए नहीं जाते बच्चों को, मिट्टी के खिलौने, और मिलते भी हैं तो शायद साल में एक मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और वो कई दिन चलता है फिर उसके ऊपर भी। तो खिलौने के नाम पे मैं, ये किताबें थी तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन मैं यूं ही उलटता रहता था जबरदस्ती। और आप शायद जल्दी विश्वास ना हो कि मैंने ये ओम प्रकाश शर्मा की, क्या कहते हैं, ये भूतनाथ उस जमाने में पढ़ी थी, मेरी कुछ समझ में नहीं आई थी। है ना, चंद्रकांता संतति वगैरह सब पढ़ डाली थी। यहाँ तक कि जब मैं 8वीं 9वीं तक पहुंचा तो राजेंद्र यादव का जो हम विश्वाई जन्म के मैंने पढ़ डाला था। वो मुझे बाद में, अभी मैंने जब सब ये किताबें दोबारा से खरीदी तो मुझे लगा ये तो सब मेरा पढ़ा हुआ है। क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मैंने पढ़ रखा। तो वो प्रवृत्ति थी। तो वही कारण है कि मुझे लगता था कि फिर मैंने वो उसमें देखा, वो ऐड जैसा निकालते थे
कि आप लोग अगर कोई लिखता है तो लिखे। तो मैंने 5 कविताएं भेजी, वो रिजेक्ट होके वापस आ गई। अब वो वापस आई तो वो पकड़ में आ गई घर में। अब बड़ी हंसी हुई घर में, डांट भी पड़ी कि बड़े बनते हैं कवि। हाँ, कि ये तो इतने अभी जमीन से पैदा नहीं हुए ठीक से और कवि बन गए। 9 आप करीब रहोगे 9-10 साल के तब। हाँ, और उसके बाद आप विश्वास करें, वो वही 5 कविताएं बाद में यहाँ पे जब विश्व रंग में मुझे बुलाया गया तो वही 5 कविताएं जो है मतलब की वजह से बुलाया गया। और वो उस जमाने में छपी नहीं थी तो ये हो गया, कमाल है। तो ये और कहाँ वो विश्व रंग तो मतलब वहाँ 32 कंट्रीज इकट्ठे थे भोपाल में। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था उस समय में। तो वो इस तरह से शुरू हुआ मेरा। और चूंकि अकेला था और मैं कमज़ोर भी बहुत था, तो मैं जैसे क्लास में पिट जाना और ये सब मेरे लिए मेरा प्रारब्ध था कि मतलब कमज़ोर होने की वजह से। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, ताकत आई, वैसे वैसे जो है विद्रोही स्वभाव बढ़ता गया। पापा मेरे एडवोकेट हैं, सो उनका भी असर रहा इसमें, क्योंकि वकील का बेटा तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा उसको सोचते ही। तो इस तरह से मैं एक्चुअली सवाल भूल गया आपने क्या कहा किया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अपना जो सरबतिया आपने उपन्यास लिखा है उसके विषय में कुछ बताइए। हाँ, ये क्या हुआ कि मेरे जो कि पिछले जो 4 उपन्यास जो छपे हैं वो मेरे मित्रों ने भी पढ़े हैं। उसमें एक मेरा क्लासमेट है, उसने जो है मुझसे एक दिन ऐसे ही फ़ोन पे कहा कि भाई आप इतना सब लिखते हो और आप पहचाने जाने लगे हो, तो मतलब कुछ ऐसा लिखो जो कि किसी के काम आए। और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं दुनिया में। अच्छा, और वो अक्सर अजीब सी बातें लिखता था जिससे मुझे शक होता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो जैसे कि कभी भी लोग जो हैं इसका कहते हैं ना कि बेटी का हिस्सा और फलाना और ये सब बातें करते हैं, तो वो विद्रोह करता था उसमें। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कारण क्या है इसका। तो मैंने फ़ोन किया उससे, मैंने कहा बात क्या है, कुछ बताओ। बोले कि दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें पता नहीं है। तो और उसने फिर मुझे कुछ किस्से सुनाए। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि कोई अगर तुम्हारे पास कोई कोर्ट प्रोसीडिंग वगैरह इस तरह की है जहाँ तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह के रैकेट चल रहे हैं कि बलात्कार के 90% मुकदमे झूठे हैं, तो बताइए। तो उसने कहा कि उसने एक अखबार की कटिंग भेजी। हमने कहा ये सब कुछ नहीं, मुझे असली मुझे आप वो दें कोई कोर्ट प्रोसीडिंग अगर मिल जाए। तो उसने मुझे एक फ़ोन नंबर दिया और कहा कि आप इनसे बात करें, मेरा जिक्र कर देना और एक रिटायर्ड डीएसपी हैं उनका जिक्र कर देना, कहना कि ये लड़का उनका भतीजा है और मैं उसका फ्रेंड हूँ। वो मुझे भी पहचानता है और डीएसपी को भी, रिटायर्ड जो है उनको पहचानता है। ठीक, हमने फ़ोन किया उस आदमी को। उस आदमी ने बहुत अच्छे से बात की मुझसे और उसने मुझे अलाउ किया कि मैं उसका जो ये केस है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ जी। अब तो उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। अब वो कहानी सुनने के बाद फिर मैंने जो है 2-3 और केस ढूंढे। भाई एक बार आप उसमें आर्काइव में घुस जाएं तो फिर आप ढूंढते रहिए। तो 3 मुकदमे ऐसे थे जो कि रियली बहुत ही डिस्टर्बिंग थे। तो मैंने हैं तो बहुत से, लेकिन 3 मैंने चूज किए उसमें से जिनको कि मैं को रिलेट करके एक कहानी बना सकता था। फिर मैंने ये कैरेक्टर क्रिएट किया सरबतिया का, क्योंकि इस तरह के मुकदमे लड़ने के लिए मेरे हिसाब से एक ग्रे कैरेक्टर चाहिए होता है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर है, कोई बहुत ही ज्यादा आइडियोलॉजिस्ट है, वो नहीं लड़ सकता इस तरह का मुकदमा। इसके लिए आपको ऐसा आदमी चाहिए जो कि जो है साम दाम दंड भेद सब कुछ कर सकता हो। बिल्कुल। तो उसके लिए वैसा एक तो ये किरदार वहां से निकला कि सरबतिया नाम का, जो कि पहले एक नौकरानी होती है, बाद में वकील बनती है। तो फिर वो उन्हीं किस्सों में मैंने उस आदमी को फ़ोन किया जब मैंने कहा भाई देख तेरी किताब आ गई और मैंने अपना वादा पूरा किया। तो बड़ा अप्रिशिएट किया उसने। उसने कहा ठीक है, ये थैंक यू वेरी मच। और तो इस तरह से ये जनरेट हुआ है उपन्यास। तो आपने पूरी किताब जो है, पूरा उपन्यास जो है, उसमें सारी वास्तविक घटनाएं ली हैं कि थोड़ा बहुत आपकी कल्पना भी है? ये बता रहे हैं, सरबतिया की अपनी स्टोरी जो है, वो जो मतलब जो वकील है, उतना पोर्शन जो है वो मेरा क्रिएशन है ना। वो मेरा सृजन है। और केस बिल्कुल असली हैं, लेकिन केसों को जोड़ना और उनको एक किरदार में परिवर्तन करें। क्योंकि जो विलन है इसमें, या कहना चाहिए जो लड़की है, वो मैंने एक ही ली है तीनों जगह।
तो वो सारा काम जो है वो मेरा किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने 4 कहानी का मिला के एक बनाया है, और उसमें कोई भी रियल नेम नहीं है, नाम सारे बदले हुए हैं क्योंकि वो बिल्कुल मैं फंस सकता हूँ उसमें। हाँ हाँ। तो कहा जाता है कि लेखक जो होते हैं वो समाज सुधारक भी होते हैं। आपके लेखन से बहुत कुछ परिवर्तन आता है हर समाज में। तो आप ये बताइए किस तरह से इस उपन्यास को का हम प्रयोग कर सकते हैं कि हमारे देश में इस बात की खनक बहुत जोर से उठे कि महिलाओं के ऊपर इस तरह के और लड़कियों के ऊपर इस तरह का अत्याचार जो है विभत्स तरह का ये अपराध है। अभी तो मेरा फिलहाल ये उपन्यास लड़कियों के ऊपर अत्याचार पे नहीं है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार पे है, लेकिन लेकिन मैक्सिमम ये लड़कों के ऊपर है, क्योंकि तमाम लड़के 20-20, 25-25 साल जेल में रह के बुढ़े होके मर गए। जी। ये हालत है, इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो और ये एक रैकेट है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड फैमिलीज हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कि लोगों ने फैमिली क्रिएट कर रखी है कि एक लड़की है, उसके माँ बाप हैं, वो एक्चुअली फर्जी हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बाकायदे फ्लैट लेके और वो रह रहे हैं और उन्होंने फैमिली क्रिएट की हुई है, उनके पास सारे सबूत हैं कि वो एक फैमिली है। और वो स्थिति ये है कि साहब एक मुकदमे में करीब 1.5 करोड़ रुपया जो है खर्च हो जाता है लोगों का, जो लोग जीत पाते हैं उसको, जो लड़ पाते हैं उससे, केवल उससे बाहर आने के लिए। 1.5 करोड़। हाँ, तो वो लाने के लिए अपनी जमीन जायदाद सब बेच चुके होते हैं वो लोग। तो हाँ, तो लड़के बेचारे जो हैं, जो जिनके पास नहीं है वो जेल में सड़ जाते हैं, और जिनके पास है वो दे के किसी तरह छूटते हैं। तो ये सब है। अभी अगर आप उस एरिया में, ये जो दिल्ली के आसपास का एरिया सब है, अब मैं नाम नहीं ले सकता एरिया का, तो वो सब एरिया के आसपास जो है वो पूरा जो एक समा बंधा हुआ है ऐसा कि अगर पुलिस को आप इन्फॉर्म करें कि हमारे यहाँ डकैती पड़ रही है तो पुलिस नहीं आएगी, और अगर आप ये कहें कि साहब एक कोई लड़की फ़ोन कर दे कि साहब हमें छेड़ा गया है, तो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाएगी, अब डकैती पड़ने देगी, है ना। आपने जो पूछा कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कि इसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक तो ये है कि लोग जितना उपन्यास पढ़ें जागरूक हों, और दूसरा ये है कि दूसरा नेगेटिव तरीका भी है जी कि अब कोई मेरे खिलाफ मुकदमा कर दे नहीं तो उसके नीचे आप लिखवा दी, टाइटल लिखवा दीजिए भाई, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप अपने आप खुद कर। तो ये है मेन समस्या, यही। तो चलिए गाना सुनाते हैं। आप बताएं आपकी फरमाइश गाना कौन सा आपको गाना? मुझे मुकेश जी का एक गाना बहुत पसंद है, वो इसलिए क्योंकि उसमें आजकल जो जिस तरह का माहौल चल रहा है, डिवोर्स का और ये सब, और जो जोड़े टूट जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में तो ये था ही नहीं कभी, वहाँ पे बड़ा फिट होता है वो, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलने देना तो छोड़कर। चलिए गाना है भी हमारे पास, मैं गाना लगाता हूँ। जी शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो जब तक ये गाना शुरू होता है, संजय जी ये बताइए कि किस तरह से हम इसको सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जहां पे कि हालांकि सरकार के पास बहुत कुछ खुलासा है, लेकिन जितने अधिक लोग सरकार तक पहुंचेंगे, समझिए यूपी सरकार भी है, योगी जी इसके फेवर में है, तो हम किस तरह से बता सकते हैं कि ये आपकी जो वास्तविक उपन्यास है, जिसमें वास्तविक उदाहरण है, उन पे किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है? क्या कर सकते हैं हम? पुलिस वहाँ पे जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको करें कॉन्टैक्ट? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने असल में, और बिल्कुल इसका सीधा सा जवाब है कि हमारी पुलिस एजुकेटेड नहीं है। हमारी पुलिस जो है भारत की, रियली आई एम सॉरी टू से, कि हमारी पुलिस जो है वो अभी यही नहीं जानती कि उसके अधिकार क्या हैं। कर्तव्य तो भूल जाइए, कर्तव्य तो नहीं ही पता है ना, वो तो खाकी वर्दी मिल गई, डंडा हाथ में मिल गया, अधिकार भी नहीं मालूम है। पुलिस का हाल ये है कि जहाँ पे उसको रियली रिएक्ट करना चाहिए वहाँ से भाग खड़ी होती है, और जहाँ पे पुलिस को चुप रह जाना चाहिए वहाँ तो डंडे मारती है, उल्टा है। उसको यही नहीं पता है, जैसे कि कहीं दो कमजोर साइकिल पे चले जा रहे हैं लोग, और मान लीजिए कर्फ्यू लगा हुआ है, वो बेचारे जो है रोटी को मोहताज हैं, किसी तरह निकले हैं घर से, उनके सबसे पहले 2 डंडे मारेगी। लेकिन अगर कोई कहीं पे मान लीजिए उन पे अटैक होता है पुलिस पे, जो कि सेल्फ डिफेंस में आता है, तो सेल्फ डिफेंस में ओवर पावर होने के खतरा के खिलाफ वो लड़ सकते हैं, वो गोली तक चला सकते हैं, लेकिन वो नहीं, वहां पे नहीं, वहां भाग खड़े होते हैं।
तो ये है, एक तो हमारी पुलिस एजुकेटेड होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि तुम्हारे एक्चुअली जो तुमको अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं वो अपने विवेक से इस्तेमाल करने, ना कि कमजोर और तगड़ा देख के। आपने कमजोर देखा तो मार लिया, ये नहीं है ये कि कहाँ पे किसकी जरूरत है। यहाँ की पुलिस जानती है, वो दे वेट, यहाँ की पुलिस में हमने देखा है कि दे वेट टिल दे गेट ओवर पावर्ड एंड वंस दे गेट ओवर पावर्ड देन दे रिएक्ट। वो तो सही तरीका है। सही बात है। तो चलिए आपका गाना, हाँ गाना गाता। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तुझे नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या। अंजी, तो संजय जी आपको गाना कैसा लगा आपको? अरे बहुत कमाल का। आपकी फरमाइश मेरा फेवरेट है ये। मैं अच्छा, ये तो आपकी पसंद का गाना था, बहुत खूबसूरत गाना। मुकेश के तो हर गाने खूबसूरत हैं। और शर्मिला जी? हाँ जी राजेश जी, मैं अग्निहोत्री जी से ये कहना चाहती हूँ और शैलजा जी से भी, ज्यादातर मतलब शुरुआत से प्रेमचंद जी के टाइम से और अभी तक भी हिंदी
पढ़ने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, तभी हमारे मैसेजेस आगे जाएंगे। नहीं तो कोई पढ़ेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं। और उस समय क्या था कि, और आज के हमारे जनरेशन की बात कर रही हूँ, हम भी अभी काफी सीनियर हैं लेकिन आपसे बहुत जूनियर हैं, तो हम लोग पढ़ते इसलिए नहीं थे कि सब कुछ सैड रहता है उसमें। तो दुनिया में, रियलिटी में भी सैडनेस है और सारी प्रॉब्लम्स है, मैं मानती हूँ, लेकिन आम आदमी इतना फेस करता है कि उसको और उसमें नहीं पढ़ना है, इसलिए फिल्में चलती हैं। और वो भी मतलब शाहरुख खान वाली फिल्में चलती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है सच। और शुरू में भी वही चलती थी, माँ मैं बीए में फर्स्ट आ गया लेकिन आज भी वही होता है कि हाँ वो कहीं हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, कुछ कर रहा है, वो चलती हैं पठान वाली फिल्में। लेकिन उसमें इश्यूज आते हैं और कुछ तो लोग सजग होते हैं कि हाँ है, टेररिज्म है, ये है, वो है, या जैसे आप बता रहे हैं शरबतिया वाला केस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगला उपन्यास में कुछ मतलब कई बार कॉमेडी भी सीरियस होती है और उसमें भी आप नोक झोंक और कांटे दे सकते हैं लोगों को, फ्रॉम बीइंग सिनिकल कॉमेडिक्स। तो शायद से मुझे ये लगता है कि हमारे पढ़ने वाले बढ़ने चाहिए। जी बिल्कुल सही। मैं एक्चुअली इस चीज का ध्यान रखता हूँ, मेरे चारों उपन्यास में ये सेगमेंट है। और प्लस दूसरा, मैं चाहे जितना सीरियस मैटर लिखूं, मैं उसका जो दारोमदार है उसको थ्रिलर के सेंस में ही लिखता हूँ। अगर एक लाइन लिखने के बाद अगली लाइन पढ़ने का मन करे, तब तो वो उपन्यासकार या लेखक है मेरी नजर में। और मैं ये ध्यान रखता हूँ इस बात का कि अगर लिंक्ड नहीं है पूरा और कहीं न कहीं उसको जिज्ञासा नहीं होगी तो वो आगे नहीं पढ़ेगा आदमी। ये बिल्कुल सही बात है। मेरी एक स्टोरी जो है इसमें आई थी, क्या कहना चाहिए, ये दैनिक भास्कर में। तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट करके मुझसे मांगी थी कि जो उनके मुख्य संपादक हैं, तो उसका उनका कहना यही था कि पहली 4 लाइन में अगर आप इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करेंगे, मैंने तो पुराने स्टाइल में लिखा था तो उन्होंने कहा कि इसको चेंज कीजिए, ऐसा करिए कि पहली 4 लाइन अगर पढ़ के अखबार का पन्ना ना पलट दे जो पाठक है, जो वो तो है कमाल। तो हमने फिर लिखा, तो फिर उसके बाद वो आई, बहुत अप्रिशिएट की गई। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे काफी कहानियां मिलेगी, मैं रेगुलर राइटर ही हो गया उनका। और क्या? तो ये है बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा और खाली आप रुलाते रहेंगे किसी को, तो कहाँ तक वो पढ़ेगा आदमी? नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। नहीं तो चलिए, अभी शैला जी ने गाने की फरमाइश की है। शैला जी कौन सा गाना है अभी फरमाइश किया? लीजिए, आप बार बार भूल जाते हैं। ये फिल्म मल्हार का बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसको कि रोशन ने म्यूजिक दिया था और इंदिवर ने लिखा था, और लता और मुकेश में गाया था। बहुत पुराना, ये जो मेरी हम उम्र है वही समझ पाएंगे इस गाने को। हम भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लीजिए गाना। कौन? रतन? रतन कहाँ? रतन तो बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। ले उठा प्यार भी अंगड़ाई है, दिल भी जवां, अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम, बोलो कहाँ, अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम, बोलो कहाँ। दूर दुनिया की निगाहों
बस कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहाँ, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहाँ। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत न हो कम, वो मोहब्बत न हो कम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं, मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं। मेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं, तेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं। तेरे होते हुए क्यों हो मुझे तूफान का गम, मुझे तूफान का गम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम। कहा जाता है कि 50वीं 50s और 60s का जो संगीत था वो सुनहरा समय था, और ये गाना जो है बिल्कुल सही उतरता है उस पे। संजय जी, आपका तो समय मेरे समय से अलग है, और राजेश जी का भी, लेकिन अगर आपने भी इस गाने को पसंद किया है। बहुत बढ़िया। और शर्मिला जी? हाँ, पसंद हम लोग सभी करते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। कुछ पुराने गाने यंगर जनरेशन भी पसंद करती है, और रीमिक्स बन जाता है उसका। जैसे बाबूजी धीरे चलना का रीमिक्स बन गया। तो बहुत ही खूबसूरत संगीत है, वही बात साहित्य की है। तो मैं यही कह रही थी अग्निहोत्री जी से कि अब हम लोग भूल जाते हैं कि मेजर सेगमेंट टुडे इन इंडिया इज यंग। अगर आप पॉपुलेशन का पिरामिड देखेंगे तो यंगर हमारे पास मैक्सिमम है यूथ, जो दुनिया में नहीं है लोगों के पास। आप सिंगापुर जाएंगे या शायद कुछ साल बाद ऑस्ट्रेलिया में भी ओल्डर जनरेशन बहुत सारी है और यूथ है नहीं। तो हम साहित्य जाना चाहिए यूथ ओरिएंटेड, ताकि मतलब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े और यूथ की सोच बदले तो फ्यूचर बदलेगा। बिल्कुल, इसी पे अभी हम लोग आगे बात करेंगे। अभी इस विषय पे बात करेंगे, यही आज का मेन विषय है असल में। बहुत सही पकड़ा आपने जी शर्मिला जी। यही बात पुलिस की, तो जहाँ पे शिक्षा है, जैसे मुंबई में है तो एनकाउंटर होते हैं, हर चीज होती है, पुलिस करोड़पति होते हैं और उनके यहाँ इनकम रेड पड़ती है। और जहाँ पुलिस पढ़ी लिखी नहीं है वहाँ चीजें बदल जाती हैं। ये तो है। तो चलिए शैला जी, कुछ मुकेश जी के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। देखिए श्रोताओं, आपने मुकेश जी के बारे में बहुत ही अच्छी वार्ता भी सुनी थी, लेकिन मुकेश जी जैसे कलाकार और गायक जो हैं उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही थोड़ा है। तो मैं आपको बहुत ही संक्षेप में कुछ और बताना चाहूँगी कि भारत के संगीत के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गायकों में एक थे मुकेश जी। चूंकि उनका जन्म 22 जुलाई को हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि आज के कार्यक्रम में हम उनके गीत और उनके विषय में कुछ चर्चा करें। तो 1923 में वो पैदा हुए थे, 22 जुलाई को पंजाब में। अमर आवाज़ के जादूगर मुकेश को अनेकों अनोखी भीगे स्वर संग हल्की सी नासिका ली आवाज़ थी। उनकी आवाज़ में थोड़ा सा लगता था कि नासिका का थोड़ा सा है, लेकिन वही खूबसूरती थी उनकी आवाज़ की।
ये सब उनको विरासत में मिला था। जैसा कि आप संजय जी आप बता रहे थे कि आपको विरासत में भी मिला था और आपका वातावरण भी था लेखक होने का, तो ये गाने का भी ये होता है। जितनी किस तरह की कलाएं होती है, मुझे लगता है कि आपको जन्म से ही मिलती हैं, और फिर वातावरण ऐसा होता है तो वो आपको और ठोस कर देता है। तो 10वीं तक शिक्षा पाने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के ही विभाग में, यानी कि उनके फादर थे PWD में इंजीनियर थे, तो वहीं उन्होंने नौकरी कर ली थी। और इन्हीं के एक संबंधी थे, श्रोताओं हो सकता है आप में कुछ को याद होगा, मोतीलाल एक बहुत बड़े एक्टर हुआ करते थे पुराने ज़माने में के। देवदास में उनकी बहुत बड़ी एक भूमिका थी, दिलीप कुमार वाले देवदास में। तो मोतीलाल ने मुकेश की आवाज़ उनकी बहन की शादी में सुनी थी और सुरों के इस 18 वर्षीय बादशाह को अपने साथ बम्बई ले आए थे। वहाँ उन्होंने संगीत की काफ़ी कुछ शिक्षा मुकेश जी को दिलवाई थी। तो मुकेश ने 1941 में निर्दोष फिल्म में अदाकारी व गायक के रूप में यात्रा आरंभ की थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। 1946 में गुजराती सरल त्रिवेदी से उन्होंने प्रेम विवाह किया था, वो भी मोतीलाल जी के संरक्षण में, क्योंकि उनके माता पिता दोनों तरफ के तैयार नहीं थे। एक गायक के रूप में 1945 में पहली नज़र में मोतीलाल पर फिल्माए गया गीत उन्होंने गाया था, दिल जलता है तो जलने दे, और इस गीत ने श्रोताओं तहलका मचा दिया था। मुकेश ने सहगल की छत्रछाया में रहकर गाने की पहल की थी, और इसको सुनकर सहगल साहब ने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कब गाना गाया था। तो यानी सहगल साहब तक को ये शक हो गया था। अगर आप वो गाना सुनो बिल्कुल लगता है शुरू के मुकेश के गाने सब वैसे ही हैं, सारे सहगल की तरह लगते थे, और इसीलिए दिलीप कहा जाता है कि दिलीप कुमार के ऊपर फिल्माए गए थे, लेकिन इवन आवारा हूँ तक जो है वही रहा है, दिलीप कुमार के ही थे। तो उन्हें सोचिए कि तब तक वो नौशाद के संगीत में गाया करते थे आवारा से पहले, और नौशाद साहब जो थे उन्होंने फिर इनसे कहा कि अब आपको सहगल से अलग अपनी अलग पहचान बनानी होगी। तो नौशाद साहब ने इनको फिर इनकरेज किया था कि आप सहगल को छोड़ के अपनी आवाज़ बनाइए। तो जितनी चर्चित मुकेश की आवाज़ दिलीप कुमार के लिए थी, उससे भी अधिक चर्चित हो गई राज कपूर के लिए। उसके बाद राज कपूर और मुकेश का जो साथ था वो आखिर तक बना रहा, और उनकी जोड़ी इतनी लोकप्रिय हुई। 1947 में फिल्म नीलकमल में राज कपूर को मुकेश की आवाज़ पहली बार मिली थी। नीलकमल उनकी भी पहली फिल्म थी, राज कपूर की भी पहली कुछ फिल्मों में थी। राज कपूर ने उन्हें 1948 में आग में गाने के लिए निमंत्रित किया, और मुकेश उनकी आवाज़ जीवन भर बने रहे। मुकेश की पहली वो अंतिम फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम। उनकी पहली फिल्म भी राज कपूर की थी, और राज कपूर के साथ उन्होंने 1948 में आग में गाना गाया था, और उनकी जो आखिरी राज कपूर की फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें भी मुकेश ने गाया था। और इस गाने का रिकॉर्डिंग हुई थी मुकेश के मृत्यु से कुछ घंटे पूर्व, सत्यम शिवम सुंदरम की। 1949 से 1976 तक अनगिनत यादगार गीत इस जोड़ी ने दिए। मुकेश के निधन पर रोते हुए राज कपूर ने कहा था, जो कि विश्व प्रसिद्ध हो गया, कि आज मेरी आवाज़ मर गई। एक इसमें खास बात आप जानती हैं कि राज कपूर खुद भी बिल्कुल ऐसा ही गा लेते थे। राज कपूर एक लाइन अगर गानी हो सिर्फ, तो राज कपूर स्वयं बिल्कुल वैसा ही गा के सुना सकते थे। हमने सुना है उनका स्टेज पे। हाँ, राज कपूर जी ने जैसे किसी राह में, he can say that as well। राज कपूर बहुत अच्छे गाने, उनका संगीत का, उनकी शिक्षा भी हुई थी संगीत की। राज कपूर खुद बिल्कुल वैसे ही गा लेते। मुकेश ने हर किस्म के गाने गाए थे, किंतु दर्द भरे गीतों की चर्चा उनके गीतों के बिना अधूरी रहेगी। मुकेश फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष गायक थे। उसके पहले मेल सिंगर्स को नहीं फिल्म फेयर अवार्ड मिलता था। उन्हें 1959 में अनाड़ी फिल्म के लिए मिला था, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी।
उनको 12 नॉमिनेशन उनको मिले थे और 5 अवार्ड्स मिले थे। आपने 500 फिल्मों में 1300 से अधिक गीत गाए थे। गायक, अभिनेता व फिल्म निर्माता मुकेश का हृदय गति रुकने से 27 अगस्त 1976 को डेट्रॉयट, मिशिगन, यूएसए में देहांत हुआ था। जिस रात ये कॉन्सर्ट होने वाला था उस दिन सुबह उनका दिल का दौरा पड़ा था। उनको अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनको वहाँ मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद वो कॉन्सर्ट जो था वो इनके बेटे नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया था और लता जी ने फिर इनका शव डेट्रॉयट से बम्बई तक पहुंचवाया था, जहां पे इनका बहुत ही भव्य विदाई के रूप में इनकी यात्रा निकली थी उनके पार्थिव शरीर की। तो एक और वहाँ पे कितने उनके प्रशंसक थे जिन्होंने भीड़ लगाती थी उनको अंतिम फेयरवेल देने के लिए। तो ये था बहुत ही संक्षिप्त। और अब राजेश जी आप एक जोक सुना दीजिए इसके बाद में। चलिए, काफी सीरियस हो गया मामला। काफी मामला सीरियस हो गया। जोक सुना के ठीक करिए उसको। एक आदमी जो था वो मर के साथ ऊपर पहुंचा स्वर्ग में। अच्छा। स्वर्ग में पहुंचा तो उसको भाई भगवान ने क्या किया, लो एक चाय पी लो, एक ब्रेड दे दिया, ब्रेड खा लो। समझा कि अभी आए हैं, सुबह सुबह आए हैं तो चाय ब्रेड दिया गया, चलो ठीक है। दोपहर हो गई, दोपहर में भूख लगी, दोपहर फिर एक टोस्ट दे दिया गया और चाय दी गई। कहता कमाल से झांका नर्क में, मार वहाँ पूड़ियाँ बन रही है, मिठाइयाँ बन रही हैं, हलवा बन रहा है, मार लस्सी बन रही है, बड़े बड़े कढ़ा चढ़े हुए हैं। कहता है भगवान ये क्या पनिशमेंट है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, हम सुबह से खाली दूध डबल रोटी और चाय कहता है भगवान जी कहते हैं यार तुम दो के लिए क्या कढ़ाई चढ़ाना, हम लोग 2 लोग हैं क्या हम लोग बड़े बड़े कढ़ाई चढ़ाए से काम चला लेते हैं। ऐसे ही एक सज्जन की हो गई डेथ तो ऊपर पहुंचा अपना। तो पहुंचता बोला नहीं अब तो हमको स्वर्ग मिलना चाहिए, स्वर्ग मिला होगा। स्वर्ग में गया, सब लोगों ने पन्ने पलटे देखे, उसका नाम था ही नहीं। बेचारा बड़ा वो हो गया, कहता नहीं मेरा नाम ही नहीं है इसमें, तो इसका मतलब लगता कुछ गड़बड़ है। चला गया नर्क में, खड़ा हो गया लाइन में। वहाँ नंबर आया, मात पन्ने पलटते रहे, वहाँ भी उसका नाम नहीं। कहता है नहीं वो स्वर्ग को फिर से पलटवाते हैं पन्ने, वहाँ जरूर होगा हमारा नाम। फिर दौड़ा, पन्ने पलटवा रहा है, स्वर्ग के भी नर्क के भी। तो एक बैठे हुए थे भगवान, कहते इधर आओ, तुम कहाँ दौड़ रहे, इधर चक्कर लगा रहे हो। कहता हमारा नाम ना स्वर्ग में है ना नर्क में। कहता कहाँ मरे थे? बोला कानपुर मेडिकल कॉलेज में। अरे बोला बैठो, वो डॉक्टर वहाँ 3-4 दिन पहले ही भेज देते हैं, अभी तुम्हारी एंट्री हो रही होगी, अभी आराम कर। तो चलिए एक गाना गाते हैं, चल अकेला चल अकेला चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला
कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। ये भी गाना बड़ा खूबसूरत था। इसको तो बड़े बड़े लोगों का मिला है श्रेय कि ओपी नैयर ने इसका संगीत दिया था और प्रदीप जी ने इसके शब्द लिखे थे। प्रदीप जी तो बहुत ही अच्छे कवि थे और ये फिल्म थी संबंध। ठीक है, शर्मिला जी आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी हाँ। चल अकेला इसी बात पे मैं अपने सुनने वालों को कुछ बताना चाहती हूँ। आजकल हम पढ़ते बहुत है लेकिन पढ़ते व्हाट्सएप है। लेकिन चलिए उसमें भी कुछ अच्छी चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे सुनने वाले ज्यादातर हमारे सीनियर्स हैं और मैं अब सीनियर के लाइन में आ गई हूँ शैलजा जी। तो, मेरा सबके लिए एक छोटा सा मैसेज है। तो हमारे जो अब सीनियर हो चले हैं उनको ये बता रही हूँ कि छाती पर पत्थर रखकर जीना सीख लो, ज्यादा सुनो कम बोलो और सामने से चलकर शिक्षा मत दो किसी को। सही बात है। जरूरी नहीं है कि उन्हें आपका एडवाइस सुनना है, मांगे तब दो, बिन मांगी सलाह ना दो जी तो खुश रहोगे। और दिल के जख्म सबको ना बताएं। क्योंकि बैंडेड सबके घर नहीं होता लेकिन बैंडेड सबके घर नहीं होता लेकिन नमक सबके पास होता है। बिल्कुल। और हाँ, अकेले जीना सीख लो क्योंकि जोड़ी कभी भी टूट सकती है लेकिन वी हैव टू फेस इट। ठीक है, लेकिन कमर कस के जियो, एक्सरसाइज करो क्योंकि एक्सरसाइज हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अभी रेडियो प्रोग्राम के बाद एक छोटी सी वॉक के लिए चले जाइएगा सब लोग। शैलजा जी रेडियो प्रोग्राम के बाद क्योंकि रोटी मजे से खाओ, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मजे से खाओ क्योंकि सबको किसी को वो भी नसीब नहीं होता क्योंकि जैसे राजेश जी बता रहे हैं उनका नंबर ही नहीं होता, ऊपर नाम ही नहीं होता है। और अपने सारे शौक पूरे कर लो। सोचो कि लोग क्या कहेंगे जी। जो बकेट लिस्ट है बस उसको भरते रहो, कुछ भी करो जो दिल को खुश करे। किताबें पढ़ो, सिर्फ व्हाट्सएप मत फॉरवर्ड करो। नहीं तो आजकल सीनियर्स का शौक है बस फॉरवर्ड, हर चीज वो दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो हमें हर ग्रुप से वही मैसेज आता है, हम सोचते रहे ये तो इसमें भी आया था, इसमें भी आया था, जरूर कोई सीनियर ने भेजा होगा। ये मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा फॉरवर्ड मत करो, हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये मत कहो कि इस उम्र में क्या रखा है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट से महंगे होते हैं हमेशा। बहुत सही। ड्राई फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट से हमेशा महंगे होते हैं। सो एंजॉय सीनियर्स, एंजॉय। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। तो ये था मेरा छोटा सा मैसेज। अब मैं आगे मुकेश के बारे में हम लोग फिर से बातें करते हैं और संजय जी से बातें करते हैं। मैं फिर आऊंगी, बने रहिएगा। ठीक है जी, चलिए एक स्पॉन्सर्ड के संदेश लगाते हैं। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit.
Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। शैल्या जी, हम लोग प्रोग्राम का श्रोताओं, जैसा कि आपको पहले हमने बताया था कि आज हम एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट पे बात करेंगे और वो है ऑस्ट्रेलिया का पनपता प्रवासी साहित्य। पिछले 5 दशकों में हिंदी प्रवासी लेखन की गति तीव्रतम होती जा रही है। यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट, कैरिबियन आइलैंड्स, फिजी और मॉरिशस में बहुत कुछ लिखा जा रहा है हिंदी साहित्य में, और वो भी प्रवासी साहित्यकार जो है वो भारत से लिखने वाले लेखकों से पीछे नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया भले अभी तक विश्व पटल पर न आया हो, किंतु अब मंच पर आने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया में लिखे हिंदी साहित्य को संग्रहित करने की विशेष आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया के साहित्यकार क्या लिख रहे हैं, इसके लिए मंच तैयार करना हमारे लिए अब आवश्यक हो गया है, जिससे कि उनकी रचनाएं प्रकाशित कर उन्हें हिंदी संसार में प्रतिष्ठित करने का समय आ गया है, उन्हें अवसर भी मिले। दूसरी व तीसरी पीढ़ी का अपने पूर्वजों के देश व भाषा साहित्य के प्रति वो आग्रह नहीं रह जाता है जो पहली पीढ़ी का होता है। ये तो बात सच्ची है कि जितना हमारा इंटरेस्ट है हमारे बच्चों का नहीं होगा, और यह संभव है कि संस्कृत की अपभ्रंश हिंदी की ही तरह से, श्रोताओं आपको जैसे पता होगा हिंदी जो है संस्कृत से निकली हुई है, तो एक तरह से हिंदी भाषा जो है वह संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है। तो मुझे ये लगता है कि इसी तरह से हिंदी की अपभ्रंश भाषा का जन्म हिंग्लिश के रूप में न हो जाए। और अभी तो हमें लगता है, डर सा लगता है कि हिंग्लिश न हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हिंग्लिश हिंदी ही की तरह सम्मानित हो जाए। इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी अपने मूल देश की सांस्कृतिक व भाषाई धरोहर के साथ एकात्मक का अनुभव करती है। आप देखिए कि हमारे बच्चे जो हिंदी गाने सुनते हैं, हिंदी कपड़े पहनते हैं, भारतीय खाना खाते हैं, तो उनका भी बहुत कुछ आकर्षण है उनकी जड़ों पर। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं कि विश्व में लगभग 170 विश्वविद्यालयों में हिंदी विधिवत शिक्षा के साथ शोध कार्य भी हो रहे हैं। तो हिंदी बहुत जगह पढ़ाई जाती है और काफ़ी हाई लेवल पर पढ़ाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षों के प्रयत्नों के बावजूद ऐसी कोई योजना नहीं है, जो कि बहुत ही दुख का और कंसर्न का विषय है। भारत की संभावित आर्थिक संपन्नता विश्व के 3रे नंबर पर इस दशक के अंत तक होगी, ये कहा जाता है। भारतीय समुदाय की संख्या ऑस्ट्रेलिया में 1 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है अगले 10 वर्षों में। भारत के ऑस्ट्रेलिया से संबंध दृढ़ हो रहे हैं, तो हमें भारत व ऑस्ट्रेलिया दोनों सरकारों से फंडिंग मांगने की आवश्यकता है, जिससे प्राथमिक ही नहीं उच्च स्तर पर भी हिंदी पढ़ने पढ़ाने की सुविधा केवल भारतीय ही नहीं सार्वजनिक रूप से मिले। जो नॉन भारतीय हैं वो भी अगर चाहे तो हिंदी सीख सकते हैं। इस स्वप्न को कार्यान्वित करने के लिए हमें आप सबकी, श्रोताओं आप सबकी आवश्यकता है। हमारे प्रवासी समुदाय से हिंदी के लेखक कवि व साहित्यकार उपजें, इसका श्रेय व कर्तव्य ऑस्ट्रेलिया के भारतीय समुदाय पर ही है। तो हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ संजय जी तक ही उपन्यासकार सीमित रह जाएं। हम ये भी चाहते हैं कि संजय जी की, मेरी और राजेश जी की जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें भी से हिंदी के लेखक निकलें। तो इस विषय पे आज हमारी चर्चा होगी। राजेश जी, संजय जी और शर्मिला जी, बताइए कि किस तरह से हम हिंदी को उस स्तर पे ला सकते हैं कि विश्व पटल पे ये देखा जाए कि हाँ ऑस्ट्रेलियन भी अच्छा लिख रहे हैं। बताइए किस तरह संगठित हम कर सकते हैं और क्या क्या इसमें विषमताएं हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं। जी, इसमें शर्मा जी आप कुछ कह रही हैं क्या? हाँ, मैं कह रही थी कि भाषा कभी भी एक तो गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से आती है
और हमारे कल्चर से। हम लोग इंग्लिश क्यों सीखे और अंग्रेजी? अब तो हमारे हिंदी भाषा में सर मैडम ये हिंदी में लिखा जाता है, और टेबल ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन वो हिंदी में सम्मिलित है अब। तो जैसे आपने कहा कि हिंदी संस्कृत से निकली, इसलिए तो मैं सुबह हमेशा शुभ प्रभात और नमस्कार दोनों कहती हूँ, एक संस्कृत में एक हिंदी में। तो ये बताया नहीं आप कहती किसको हैं? हाँ। मैं तो यहाँ बैठा हूँ तो किसको बोलती हैं? नहीं चलिए कोई बात नहीं, तो हम आपको तो बताइए। वैसे ही भाषा जो है, अगर धीरे धीरे जैसे भारत में हो रहा है हर चीज, या तो और डिमांड, क्योंकि आप कनाडा जाएंगे, वैंकूवर में उतरेंगे तो एयरपोर्ट में बोर्ड्स पंजाबी में है क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ। वही बात सिंगापुर में तमिल में साइंस है क्योंकि तमिलियंस हैं। तो हो सकता है आप कह रही हैं कि 1 मिलियन होने वाले हैं इंडियंस, तो आएंगे हिंदी में साइंस। चाइनीज में साइंस होते हैं कई बार कई जगह पे, मैंने देखा है सिडनी में, तो वो भी होगा। वो तो उससे समय लगेगा, मेजॉरिटी इज द रूल। लेकिन पॉलिटिकल विल भी होती है। ब्रिटिश ने वही किया कि बचपन से सबको इंग्लिश सिखाया, तो हमारे टाइम में जो भी इंटेलिजेंट बच्चा होता था वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। मतलब ये जाहिर सी बात है। तो बिकॉज अ वे टू प्रोग्रेस हो सकता है कि, और इसीलिए मैं अंत में आपको बताऊंगी कि हाँ, हिंदी जानने वाले और हिंदी भाषा में साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स और एक्सीलेंट थिंकर्स भी हैं। वो जब आएंगे तो हिंदी भी प्रचलित होगी, और जब बिजनेस बढ़ेगा तो तब भी हिंदी बढ़ेगी। तो चलिए शर्मा जी, आपको थोड़ी सी देते हैं नॉलेज हिंदी के बारे में। एक हमारी हिंदी की टीचर हैं, उनका हल्का सा प्ले करता हूँ मैं। फिर हमें संजय जी के विचार उसके बाद सबके विचार लेंगे, सुनने हैं। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले मैम की हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, ये तो बताइए कैसे हैं आप? भाई मेरा तो बड़ा बुरा हाल है, क्या बताऊं, बहुत गर्मी है बाहर और मैं गर्मी से हलाकान हो गया। मेरी माँ खाना बना रहा है और मेरे पिताजी ऑफिस चला गया। ओहो, आप सोच रहे होंगे कि गर्मी ने मेरा दिमाग घुमा दिया है जो मैं स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर रही हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मालूम है? ताकि आपको रियलाइज हो जाए, आपको ये एहसास हो जाए कि कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं। उनका सही तरह से इस्तेमाल हिंदी भाषा में करना बहुत जरूरी, किसी भी भाषा में करना जरूरी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदी पथ में हिंदी भाषा की, तो ये बताना ज्यादा जरूरी है कि हिंदी भाषा में लिंग का जब हम भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही तरीके से करना जरूरी होता है ना? जहाँ पुल्लिंग है उसको उस तरह से बोलना है, जहाँ स्त्रीलिंग है वहां उसको उस तरह से बोलना है। अब चलिए, अब मुन्नी अपना जन्मदिन मना रहा है तो वो लिस्ट बना रहा था कि उसको किस किस को बुलाना है और बढ़िया फंक्शन करना है। ओहो, फिर मैंने मुन्नी लिस्ट बना रहा है, मुन्नी जन्मदिन मना रहा है, गलत बोला ना? तो चलिए, अब रिश्तों की बात चली है कि किसको किसको बुलाना है, रिश्तेदारों को, तो देख लेते हैं कि हमारे रिश्ते कौन कौन से होते हैं। आइए तो जरा देखते हैं। देखिए, ये है हमारे रिश्ते, ठीक है? रिश्ते दादा, चाची, दादी, चाचा, नानी, मामा, नाना, मामी। मामी 2 बार लिख दिया क्या? नहीं, मामा था ये, मामी, माँ, पिताजी, भाई, बहन। अब ये देखिए, ये जो रिश्ते हैं ना, हमारे परिवार के सदस्य हैं ना, ये रिश्ते या तो स्त्री हैं या तो पुरुष हैं। तो चलिए जल्दी से इनको अलग अलग कर लेते हैं कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। तो पहला है अपना दादा। दादाजी तो भैया दादाजी पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग वाले कॉलम में आ गया। चाची स्त्री है ना? फिर देखते हैं दादी, पुरुष, नो, दादी है स्त्री, दादी, दादा थे ना, पुरुष। फिर चाचा, चाचा जी यहाँ आ गए पुल्लिंग में, आ गए ना। अब मामा, मामा, चाचा के बाद नानी, नानी आ गई अपनी, यहाँ आ गई नानी, नानी स्त्री है, ठीक है? और मामा, मामा पुल्लिंग है, सही है क्या? नहीं है ना, बंदर का होता है बंदरिया। तो ये भी गलत हो गया भाई,
तो हमने देखा कि इस तरह से अगर हम कुछ निश्चित शब्दों के भरोसे रहकर आंख मूंद कर लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने जाते हैं ना, तो हो जाती है गड़बड़ी। तो इसलिए थोड़ा धीरज के साथ चीजों को समझना है, कब कब कैसे कैसे शब्दों को हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं। ये जैसे जैसे अभ्यास हम करते जाएंगे ना बच्चों, हमारे सामने सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब इतना सब जो हमने देखा उसका निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकला? तो देखिए, शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निर्धारित हैं, उन्हें वैसे ही याद रखना होता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे यहाँ आ लगाया, ई लगाया, ऐसे ही कुछ और चीजें हैं जिनके आधार पर आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। से स्त्रीलिंग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? देवर आने लग गया, क्या हो जाएगा? देवरानी, देवरानी। नौकर, नौकरानी। और सेठ, सेठानी, ठीक है। सेठ का क्या हो जाएगा? सेठानी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा आ और ई, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अभी देखा है इन, ई का निर्धारण। तो वो कैसे किया जाता है ये मैं आपको जरूर अगली क्लास में बताऊंगी, तो जुड़े रहिएगा। आज के लिए बस। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक। अभी आपने हिंदी की बातें करी तो मैंने कहा चलिए आपको ये थोड़ा सुना देते हैं। संजय जी, अब आप बताइए कि किस तरह से हम हिंदी साहित्य को विश्व पटल पर ला सकते हैं, क्योंकि आपके 4 उपन्यास जो हैं उनको उनकी हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में पता लगे कि ऑस्ट्रेलिया से भी, क्योंकि अभी तक समझा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से कोई साहित्य आ ही नहीं रहा है। देखिए, इसमें 2-3 समस्याएं हैं जो कि हम विरासत में लेके आए जी। पहली तो है वही जो शर्मिला जी ने बताई कि अंग्रेजियत वाला है। हाँ। कि ग्लैमर की कमी है, जो उतना ग्लैमर नहीं है जितना कि इंग्लिश में है। उसकी वजह है कि पैसे की कमी है। पैसे की कमी इसलिए है क्योंकि ग्लैमर की कमी, दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम है। और आदमी जो है ये समझता है कि साहब जब हिंदी मतलब बोलने के लिए सोचता है अरे ये हिंदी ही तो है। हाँ। अब जैसे कि मैं कोई गलत अंग्रेजी वर्ड बोलूंगा तो मुस्कुराने वाले 50 मिल जाएंगे कि देखो इसे नहीं आता है। हाँ। लेकिन अगर मैं हिंदी गलत बोलूंगा तो आदमी नेगलेक्ट कर देता है कि भाई यार ऐसी कोई बात नहीं, हिंदी ही तो है। तो ये हिंदी को अपनी चेरी समझना, ये पहले सबसे पहले छोड़ना होगा। और हिंदी गलत बोलने पर वही रिएक्शन चाहिए जो कि इंग्लिश गलत बोलने पर मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये नहीं मिल रहा है। एक तो पहली समस्या थी है। दूसरी चीज ये है कि जो कुछ लोगों को एक जल्दबाज बहुत हैं, हमारे जो नई जनरेशन की आपने बात की, उसमें जल्दबाजी का ये है कि जहाँ पे वो बैठे हुए हैं वो सोचते हैं इस वक्त किसी तरह हमारा सिक्का जम जाए हमारी बातचीत का। जैसे कि म्यूजिक में भी है, नए लड़के जो हैं वो जिस समय एक दिन जो है एक सिंगर है बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, उन्होंने अपने उसमें कहा कि साहब ऐसा है कि नए लड़के आए, उनको बना दिया गया म्यूजिक डायरेक्टर कि तुम लोग ये म्यूजिक कंपोज कराओ। तो उन्होंने पंचम नाम सुन रखा था। अब उन्होंने पंचम नाम सुन रखा था तो बोले वो नो 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 वी डोंट नो SD बर्मन, आई लाइक पंचम। अब पंचम का पूरा नाम तक उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने यही चीज हमारे साहित्य में है, यही चीज हमारे साहित्य में है कि लोगों ने एक नाम रट रखा है प्रेमचंद। और अधिकतर जिनको प्रेमचंद नाम पता है वो समझते हैं कि प्रेमचंद का जिक्र कर दूंगा और मेरा सिक्का जम जाएगा। अब ऐसा नहीं है। प्रेमचंद के अच्छा हाँ, प्रेमचंद से जो थोड़ा सा ज्यादा है उनका प्रेमचंद, मंटो और निर्मल वर्मा 3, चौथा नाम उनसे नहीं, उन्हें नहीं पता है ना। यानी कि आप ये समझिए कि देवकी नंदन खत्री, शरद चंद, बंकिम चंद, विमल मित्र, निमाई घोष, चंदर, गुरदत्त, शिवानी, भगवती चरण वर्मा, मृणाल वर्मा, रायन गुप्त यादव और कहना चाहिए अनिल यादव वगैरह उनके हिसाब से कभी हुए ही नहीं ना उन्होंने किसी ने कुछ लिखा। ये हालत है। तो समस्या ये सबसे बड़ी है कि लोगों ने पढ़ा नहीं कुछ भी, और इस वजह से वो जो है वो सोचते हैं इस वक्त किसी तरह टाइम निकल जाए, यह हो जाए, है ना। हिंदी का प्रोग्राम अंग्रेजी में होता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप इवन कॉन्सुलेट में भी हम तो एक बार मतलब मेरे साथ तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि मुझे अपना मुंह जो है जिप करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो खड़ा होने जा रहा था
कि भैया अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हो, हिंदी जब हिंदी दिवस के बारे में पता ही नहीं है तुमको, तो अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे हो उस बारे में। सही बात है, सीधी सी बात है ना। तो ये तो अब दुनिया तो मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ये सब मतलब शिवानी के बाद मृणाल वर्मा से होते हुए उनकी लड़की जो है गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, और गिरिराज किशोर तो बेचारे उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई, दुनिया भर के उनको पद्मश्री वगैरह भी मिल गया, लेकिन कोई नहीं जानता उनको। तो ये सब समस्याएं हैं। तो इसके अलावा तीसरी समस्या एक और है कि जैसे कि आदमी को नकल करने की आदत बहुत है। नाम, काल और स्थान बदल देने से प्रवासी साहित्य नहीं हो जाता कि आपने वही कहानी है, उसमें आपने नाम, काल, स्थान सिडनी का कर दिया, नाम बदल दिया, अंग्रेजियों वाले रख दिए थोड़े से, समय आज का आधुनिक कर दिया, और स्थान का नाम आपने सिडनी कर दिया। ये नहीं होता। जैसे एक उषा प्रेमवदा की कहानी है वापसी। वापसी में बहुत छोटी सी कहानी है। उसमें यह है कि एक बुजुर्गवार हैं जो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी घर में जो है पूंछ कम हो जाती है, उनका बिस्तर जो है वो उसमें लगा दिया जाता है, मतलब स्टोर में, कि जगह कम है। और तो वो बेचारे ये देखते हैं तो ही वॉज ए इंटेलिजेंट पर्सन। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक दूसरी नौकरी ढूंढ ली एक पोस्ट ऑफिस में, और वो दिया जाने कहीं पे, मुझे ठीक से याद नहीं इस वक्त। तो उन्होंने गिर लिया वो घर से, उनको कहा कि आपको यहीं आके रहना पड़ेगा। उनको रहने वहने का इंतजाम उनका कर दिया था जहाँ भी उन्हें नौकरी मिली थी। तो जब जाने लगे तो अपनी वाइफ से बोले कि तुम साथ चलोगी, तो वाइफ ने तक मना कर दिया साथ जाने से। एक उम्र बढ़ जाने के बाद आदमी की ये स्थिति हो जाती है। तो ये कहानी है, बहुत ही टचिंग स्टोरी है, आप पढ़िएगा, इंटरनेट पे मौजूद है। अब ये इस कहानी में के बाद आ गया ये कोरोना काल। अब क्या किसी ने किया कि एक कोरोना, और वो उसका एक नौकर दिखाया वहां पे जो बहुत ही देश मतलब स्वामी भक्त है, उस नौकर की जगह पे कुत्ता डाल दिया, है ना, और कोरोना नौकरी की जगह पे कोरोना कर दिया, और स्थान कर दिया सिडनी का। तो कुल मिला के वो कहानी में 3 परिवर्तन किए उन्होंने, और पात्रों के नाम बदल दिए, और समझ लिया कि मैंने नई कहानी लिख दी। अच्छा, मेरे साथ समस्या यह है कि मैं रिएक्ट जरूर करता हूँ। तो मैंने कहा ये उषा प्रेमवदा कहानी को नया तड़का कोरोना का लगा के आप सोचते हो कि आपने साहित्य सृजन कर लिया, तो ये साहित्य सृजन नहीं है। नहीं। आप साहित्य सृजन के लिए जरूरी है कि आप वो सारे राइटर जिनके हमने अभी नाम लिए उनको आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद 6 महीने तक कुछ न पढ़ें, केवल मनन करें, तब जाके शायद कोई छोटी सी चीज दिमाग में आए। तो ये जो एक सोचने का ढंग ये बदलना बहुत जरूरी है। संजय जी, जैसा आपने कहा है, तो हमारा जो साहित्य है, हमारे जो लेखक हैं और जो भी रचनाकार हैं, वो बहुत ही ज्यादा बिखरे हुए हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में। कि लोग छुटपुट काम करते हैं, एक उपन्यासकार है, एक है, लेकिन हमारे को संगठित योजना नहीं है। हमारे साहित्य के लिए ऑस्ट्रेलिया में मार्गदर्शन की जरूरत है और नेतृत्व की जरूरत है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग, जैसे कि आप इतने उभरते हुए उपन्यासकार हैं और भी लेखक हैं, कवि हैं, तो वो मिल करके एक ऐसी संयुक्त योजना बनाए कि हमारा जो साहित्य है वो बाहर भी पढ़ा जा सके। तो बहुत सालों पहले हिंदी समाज ने चेतना, एक पत्रिका थी, वो निकाली थी। तो चेतना जो थे वो बहुत से कारणों की वजह से 10 साल तक चली, उसके बाद नहीं चली। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह से कोई पत्रिका हो, जैसे कि पुरवाई निकलती है इंग्लैंड में, और पुरवाई जो है वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गई है, प्रसिद्ध है, यशस्वी है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि कोई पत्रिका अगर यहाँ से निकले। ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये था कि संसार में जहाँ भी हिंदी का उत्थान हुआ है, वहाँ भारत सरकार की ओर से बहुत कुछ सहायता मिली है। एंड जब तक कि भारत सरकार सहायता नहीं करेगी, हम जैसे छुटपुट लोग पार्ट टाइम ही काम करते रहेंगे हिंदी के लिए, और वो काफी नहीं है। अब जैसे कि यूके में जो वहाँ के हाई कमिश्नर थे, लक्ष्मीमल सिंघवी, उनकी वजह से हिंदी एकदम से ऊपर आ गया था। हम लोगों ने बहुत यहाँ पे कोशिशें की थी कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी में हिंदी का कोई डिपार्टमेंट बने, हिंदी का प्रचार हो, या फिर कॉन्सुलर ऑफिस में या हाई कमीशन में एक अलग से हिंदी व संस्कृति का कोई फर्स्ट ऑफिसर वहाँ पर आए, डिप्लोमेट पोजीशन उसकी हो। ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं यूएस में,
यूके में, मॉरिशस में, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो इसलिए हमें ICCR जो है वो भी बहुत कुछ इसमें सहायता देता है हिंदी के डेवलपमेंट में। तो जब तक कि हमें ठोस सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा, हम जितने भी लिखने वाले हैं वो सब पार्ट टाइम करते हैं कि हाँ, हम लोग फुल टाइम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हर किसी को अपनी रोजी रोटी का सवाल रहता है। बिल्कुल। देखिए, इसमें पहली बात जो आपने बताई कि हम किस तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जी, तो वो उसमें जैसे मैंने शुरुआत की, आपको मालूम है 21 युवा मन की कहानियां जो नरेंद्र वर्मा जी हमारे डायमंड बुक्स के हैं, उतने बड़े पब्लिशर ने खुद से, ये उनका अपना प्रयास है, भारत सरकार का नहीं है ये, और वो करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है अलग अलग 21 युवा मन की, वृद्ध मन की, तरह तरह की कहानियां, अलग अलग राइटर्स हैं हमारे जो जिनको कि जो इसका संपादन कर रहे हैं, और ये हम इस तरह से एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि ये सरकार से मदद की बात, सरकार से मदद के लिए जरूरी है कि पहले तो हम एकजुट हों। हमारी एकजुटता में जो सबसे बड़ी समस्या है कि हर आदमी को प्रेसिडेंट बनना है, ये संभव नहीं है। देखिए, मेरे साथ यही सबसे बड़ी वो है कि मैं बहुत चुभती हुई बात बोलता हूँ, तो उसमें यह है कि हमारा आपस में ही समन्वय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम हमारे यहाँ अगर कोई, अब मैं बताऊं, मैंने 21 युवा मन की कहानियों के लिए जो प्रयास किया, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने कहा कि अगर संजय की किताब में आप जो है अपनी कहानी भेज रहे हैं तो मैं अपनी किताब में आपको नहीं लूंगा। तो जब ये समस्याएं जब तक हैं, मैं खुलेआम कहता हूं, और ये जब तक ये लोग दूर से नहीं, जब तक इससे दूर नहीं होंगे, क्योंकि संगठन बनाने का ध्येय ही नहीं है, ध्येय है कि मेरा अपना ग्रुप होना चाहिए। गुटबंदी वाला जो वो है, जो नेचर है हमारा, हम साथ लेके आए हैं, वो उससे बचना बहुत जरूरी है। किस तरह से संगठित करें, तो इसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए क्योंकि और कि गवर्नमेंट इस पे आकर्षित तभी होगी जब हम संगठित होंगे। ये तो बहुत ही विषम सब्जेक्ट है और इसको एक मीटिंग में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बताइए हम किस तरह, हम लोग इस तरह से अगली बार मीटिंग भी करेंगे कि अभी समय भी कि आज भी हमारा समय होने वाला है, तो अगली बार बैठेंगे किस तरह से इसको आगे बढ़ाएं, ये हम लोग सोचेंगे। श्रोताओं, आपका भी योगदान इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज की वार्ता तो हम लोगों को जल्दी ही खत्म करनी होगी, लेकिन ये इतना बड़ा विषय है कि हम इसके ऊपर सोचते रहें। और ग्लैमर लाना बहुत जरूरी है। ये बहुत सॉरी, मैं बीच में बोल रहा हूँ। ग्लैमर लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ग्लैमर आएगा तभी लोग हिंदी की किताब हाथ में लेके चलना शान समझेंगे। अभी वो चीज नहीं है। श्रोताओं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें भी तो उससे भी हम लोगों को बहुत कुछ सहायता मिल सकती है कि हम किस तरह से इसकी दिशा, अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो बिल्कुल दें, बिल्कुल। जितने भी आपके पास आइडिया भेजिए, हम उस सब पे विचार करेंगे। और हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया साहित्य की एक दिशा भी हो और दशा भी सुधरे। चलिए एक स्पॉन्सर के संदेश लगा देते हैं। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। हाँ जी शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि प्रोग्राम अब खत्म हो रहा है। प्रोग्राम के आखिरी में थोड़ी सी हमें स्ट्रेस हो रहा था कि हिंदी को कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। और हाँ, ग्लैमर लाने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान से कितने सारे लोग कितना काम कर चुके हैं हमें पता भी नहीं। डॉक्टर दिलीप महालनबीस, ये भारतीय थे, पीडियाट्रिशियन थे, कलकत्ता में थे। उन्होंने उनका प्रयोग ORS के लिए, सफल प्रयोग, वो बहुत मशहूर है उसके लिए। हम लोग ORS को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, इलेक्ट्रॉल, हाइड्रॉल कितने मजे से यूज करते हैं। किसी को पता नहीं होगा कि उसका प्रयोग प्रचलित करने वाले और उस पर रिसर्च करने वाले इंडियन थे, दिलीप, डॉक्टर दिलीप, एंड ही वाज अ पीडियाट्रिशियन। आप कह रहे थे ना जब कुछ कानपुर मेडिकल कॉलेज के बारे में, तब मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं कि नहीं ऐसा नहीं।
और 1966 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में कलकत्ता के सेंटर में वो रिसर्च कर रहे थे. ही वाज यंग और उन्होंने रेफ्यूजी कैंप्स में उनको भेजा गया. मेडिकल ऑफिसर्स को वहीं भेजा जाता है जहाँ बहुत मेहनत होती है. लेकिन उन्होंने वहां पे देखा कि इतने थे, मतलब लाखों में रेफ्यूजीज आए थे बांग्लादेश वॉर के समय और इतने लोग नहीं थे आईवी फ्लूइड्स लगाने के लिए. और तब उन्होंने ये सफल प्रयोग किया, उसको यूज किया. तब तक उसके पहले सिर्फ आर्मी में यूज किया गया था एक बार सोल्जर्स के ऊपर डेस्परेशन में. वैसे ही उन्होंने ORS सही मात्रा में उसका प्रयोग किया और उनका इन्वेंशन उन्होंने पेटेंट भी नहीं किया और इसलिए दुनिया में हर कोई अपना अपना ORS बनाता है. और उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया वो सफल रहा और डेथ रेट कम हो गया, बच्चे मरने बंद हो गए. और उसके बाद WHO के कमिटी में रहे वो, डायरिया रिसर्च के कमिटी में. हम लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक्स में उन ORS पढ़ा लेकिन उनका नाम नहीं पढ़ा. और he was the first Indian to be selected as a registrar in Queen Elizabeth Children's Hospital. मतलब यहाँ से पास आउट होके, ये 1930s और 40s की बातें हैं, लेकिन ये उन्होंने प्रयोग 1966 में किया था. ORS का फॉर्मूला बनाया उन्होंने, ग्लूकोज, सेलाइन और सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट को लेकर रिसर्च किया. और उसके बाद उन्होंने उनको पोलिन प्राइज, प्रिंस ऑफ महाडोल प्राइज, स्वीडन में प्राइज मिले. लेकिन इंडिया में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला उनको 2000 अभी इस साल 2023 में. लेकिन मजे की बात है कि हमें किसी को नहीं पता. तो अब तो आप याद रखेंगे कि जब भी आप इलेक्ट्रोल हाइड्रोलाइट लेते हैं वो ORS हम ही ने बनाया था. जी हाँ जी हाँ. चलिए चलिए शर्मी, टाइम खत्म हो रहा है, तो एक अच्छा सा गाना लगा देते हैं. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए. तू अब से पहले हमें अपने युवा वर्ग. जी हाँ दोस्तों, मैं संजय जी एक शेर सुनाने जा रहे हैं. तो संजय जी, हम ये चाहते हैं कि जैसे कि हमारे युवा वर्ग में जो है उनके फायर इन द बैली जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो होनी बहुत ज़रूरी है अपनी भाषा के प्रति. तो मैंने एक शेर कहा है उस पर कि शेर क्या, पूरी एक तरह से पूरा ही है. तो बस यूं ही न गुजर जाएंगे हम इन पेचीदा रास्तों से. वाह. बस यूं ही न गुजर जाएंगे हम इन पेचीदा रास्तों से, हमारे कदमों के निशान कल और भी गहरे होंगे. बिल्कुल. किसी राख के ढेर से आने लगे जो आज तुम्हें, बहुत मुमकिन है हम उस राह से गुजरे होंगे. वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. चलते चलते तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है. ये केसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है.
तो जी हाँ दोस्तों, आशा है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, कार्यक्रम। तो आज आपका दिन शुभ हो, इसलिए आपके साथ अब जा रहे हैं विदा लेने। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। हाँ, तब तक आपको धन्यवाद और नमस्कार। श्रोताओं, आप ये मत भूल जाइएगा कि आपका सहयोग, आपके विचार जो हैं वो हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप हमारी सहायता कीजिए कि हम हिंदी को ऑस्ट्रेलिया से भी प्रकाशित कर सकें। जरूर, हाँ, प्रकाशन की भी आवश्यकता है। बहुत सही बात है। तो सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार और अलविदा। चलते हैं। ओके जी, फिर मिलते हैं। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा।